हेलो और खुश आमदीद। आज हम एक बहुत ही अहम मौजू पर बात करने वाले हैं, यानी किसी भी इम्पैक्ट इवैल्यूएशन के लिए सैंपल साइज का फैसला कैसे किया जाए। देखें, ये किसी भी काबिल भरोसा जायजे की बुनियाद है और इसे समझना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम जान सकें कि अपने नताइज पर आखिर कितना यकीन किया जा सकता है। आखिर तक हमारे साथ रहिएगा ताकि आप पावर कैलकुलेशंस और सैंपल साइज के तयन को पूरी तरह समझ सकें। अच्छा, तो चलें इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। फ़र्ज़ करें कि आप एक ज़रूरी प्रोग्राम का जायज़ा ले रहे हैं। सबसे पहला सवाल यही ज़हन में आता है ना कि हमें कितने लोगों से बात करने की ज़रूरत है। अब देखें, पूरी आबादी का सर्वे करना तो वसाइल और वक्त के लिहाज से प्रैक्टिकली मुमकिन नहीं होता। इसीलिए हम एक छोटा ग्रुप यानी एक सैंपल मुंतखब करते हैं। लेकिन ये सैंपल आखिर कितना बड़ा होना चाहिए कि इसके नताइज पूरी आबादी की नुमाइंदगी कर सकें? यही वो अमली सवाल है जिसका सामना मील से वाबस्ता हर माहिर को करना पड़ता है। और बस यहीं पर आके असल चैलेंज सामने आता है। ये एक बैलेंस बनाने का काम है। अगर सैंपल बहुत छोटा हुआ तो हो सकता है कि हम गलती से ये समझ बैठें कि भाई हमारे प्रोग्राम का तो कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ, जबकि हकीकत में एक अहम असर मौजूद था। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आप एक कमज़ोर सी खुर्दबीन से कोई चीज़ देखने की कोशिश कर रहे हों जो मौजूद तो है लेकिन नज़र नहीं आ रही। और दूसरी तरफ अगर सैंपल ज़रूरत से बहुत ज़्यादा बड़ा हो तो हम अपना कीमती वक्त और पैसा ज़ाया कर देंगे जो किसी और अहम काम में इस्तेमाल हो सकता था। तो इस पूरी गुफ्तगू में हम इन 6 नुकात पर बात करेंगे। हम समझेंगे कि आखिर सैंपल साइज़ क्यों ज़रूरी है, ये स्टैटिस्टिकल पावर क्या बला है, मुख्तलिफ डिज़ाइंस के लिए इसका हिसाब कैसे लगाया जाता है, आम गलतियाँ क्या होती हैं, और आखिर में कुछ प्रैक्टिकल टिप्स और उन टूल्स पर भी बात करेंगे जो इस काम में आपकी मदद कर सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं पहले हिस्से से। देखें, सैंपल साइज किसी भी जायजे की रीढ़ की हड्डी की तरह है। ये वो बुनियाद है जिस पर हमारे तमाम नताइज और सबूत खड़े होते हैं। अगर ये बुनियाद ही कमज़ोर हो तो पूरी इमारत यानी हमारे जायजे के जो भी नताइज हैं वो नाकाबिले एतबार हो सकते हैं। यहाँ एक बुनियादी कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है जिसे कहते हैं स्टैटिस्टिकल पावर। आसान लफ्ज़ों में ये हमारे जायजे की कामयाबी का इम्कान है, यानी अगर किसी प्रोग्राम का वाकई कोई असर है तो कितने फ़ीसद चांस है कि हमारा सर्वे उसे कामयाबी से ढूंढ निकालेगा। यही स्टैटिस्टिकल पावर है। यह हमें बताती है कि हमारी स्टडी कितनी सेंसिटिव है। अब देखें, अगर हमारी स्टडी की पावर कम है ना, तो ये एक ऐसी इन्वेस्टमेंट की तरह है जिसका शायद कोई फ़ायदा ही ना हो। हम वक्त और पैसा तो खर्च कर देंगे लेकिन आखिर में शायद ये भी ना जान पाएं कि प्रोग्राम कामयाब था या नाकाम। ये एक गैर यकीनी सूरत हाल पैदा कर देता है जो किसी भी जायजे के लिए बहुत नुकसानदेह है और सीधा सीधा वसाइल का ज़िया है। आइए अब इस स्टैटिस्टिकल पावर के कॉन्सेप्ट को थोड़ा और खोलते हैं। इसे समझना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम नताइज अख्ज़ करते वक्त बड़ी गलतियों से बच सकें। ये वो टूल्स हैं जो हमें इत्तिफाकी शोर और हकीकी असर के दरमियान फ़र्क करने में मदद देते हैं। देखें, जब हम किसी प्रोग्राम के असर का अंदाज़ा लगाते हैं तो 4 मुमकिना नताइज सामने आ सकते हैं। चलें इनको आराम से समझते हैं। पहली सूरत, प्रोग्राम का हकीकत में कोई असर नहीं है और हमारी स्टडी भी यही कहती है। ये एक सही नतीजा है। दूसरी सूरत, प्रोग्राम का हकीकत में असर है और हमारी स्टडी उसे कामयाबी से ढूंढ लेती है। ये भी एक सही नतीजा है। अब आते हैं गलतियों की तरफ। तीसरी सूरत, जिसे टाइप 1 एरर कहते हैं, ये तब होती है जब प्रोग्राम का कोई असर ना हो लेकिन हमारी स्टडी गलती से ये नतीजा निकाल ले कि असर मौजूद है। इसे फॉल्स पॉजिटिव भी कहते हैं। और चौथी सूरत है टाइप 2 एरर। ये तब होती है जब प्रोग्राम का असर तो हो लेकिन हमारी स्टडी उसे पकड़ने में नाकाम रहे। इसे फॉल्स नेगेटिव कहते हैं। चलें इसे इन ग्राफ्स की मदद से समझते हैं, इससे बात और साफ हो जाएगी। हम आम तौर पर एक नल हाइपोथेसिस से शुरू करते हैं, यानी ये फ़र्ज़ करते हैं कि प्रोग्राम का कोई असर नहीं है। बाईं तरफ का ग्राफ देखें, ये इस सूरत हाल को दिखा रहा है। अगर हमारा नतीजा इस डिस्ट्रीब्यूशन के बिल्कुल आखिर में यानी इस लाल हिस्से में आता है तो हम कहते हैं कि ये फ़र्क स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है। हम अपने नल हाइपोथेसिस को रद्द कर देते हैं और मान लेते हैं कि असर मौजूद है। लेकिन एक छोटा सा इम्कान, जिसे अल्फ़ा या अल्फ़ा कहते हैं, हमेशा रहता है कि ये फ़र्क महज इत्तेफाकन आ गया हो। यही टाइप 1 एरर का खतरा है, जिसे आमतौर पर 5% पर रखा जाता है। अब दाईं तरफ का ग्राफ देखें। यहाँ 2 डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, एक नल हाइपोथेसिस की यानी कोई असर नहीं और दूसरी एक मुतबादिल हाइपोथेसिस की यानी हकीकी असर मौजूद है।
अगर हमारा नतीजा नीली डिस्ट्रीब्यूशन के इस हिस्से में आए जो सुर्ख वाली के साथ ओवरलैप कर रहा है तो हम असर को पहचान नहीं पाएंगे। यही टाइप 2 एरर या बीटा है, यानी एक हकीकी असर को मिस कर देना। हमारी स्टैटिस्टिकल पावर इसी बीटा से बचने की सलाहियत का नाम है। तो सवाल ये है कि हम इस टाइप 2 एरर यानी फॉल्स नेगेटिव के खतरे को कैसे कम कर सकते हैं। इसके 2 बुनियादी तरीके हैं। पहला, हम अपनी अहमियत की सतह यानी अल्फा को 5% से बढ़ाकर 10% कर दें, लेकिन इससे टाइप 1 एरर का खतरा बढ़ जाएगा, इसलिए ये तरीका आम तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाता। दूसरा और सबसे मुअस्सर तरीका सैंपल साइज n को बढ़ाना है। जितना बड़ा हमारा सैंपल होगा, हमारे अंदाजे उतने ही ज़्यादा प्रिसाइज होंगे और स्टैंडर्ड एरर कम हो जाएगा, जिससे हम छोटे से छोटे हकीकी असर को भी पकड़ने के काबिल हो जाएंगे। तो अहम नुक्ता ये है, समाजी उलूम और डेवलपमेंट सेक्टर में आम तौर पर 80% पावर को एक स्टैंडर्ड समझा जाता है। इसका मतलब ये है कि हम 20% इस खतरे को कबूल करने के लिए तैयार हैं कि प्रोग्राम का हकीकी असर होने के बावजूद हमारी स्टडी इसे शिनाख्त ना कर पाए। सादा सा फॉर्मूला है, पावर बराबर है 100% माइनस टाइप 2 एरर का इम्कान, यानी 100% माइनस 20% बराबर है 80% पावर। अब जबकि हमने थियरी समझ ली है, चले अब थोड़ा प्रैक्टिकल दुनिया की तरफ बढ़ते हैं। हम सबसे सादा स्टडी डिज़ाइन यानी सिंपल रैंडम असाइनमेंट से शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसके लिए सैंपल साइज का हिसाब कैसे लगाया जाता है। अब यहाँ एक और अहम कॉन्सेप्ट आता है जिसे कहते हैं मिनिमम डिटेक्टेबल इफेक्ट या MDE। ये वो कम से कम असर है जिसे हमारी स्टडी मतलूबा पावर के साथ, यानी मान लें 80% पावर के साथ शिनाख्त करने की सलाहियत रखती है। मतलब अगर प्रोग्राम का असल असर इस MDE से कम हुआ तो बहुत मुमकिन है कि हमारी स्टडी उसे ना पकड़ पाए। सैंपल साइज का तयन करते वक्त MDE का फैसला करना सबसे अहम कदम होता है। और MDE का फैसला सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, बल्कि ये पॉलिसी और प्रैक्टिकलिटी का सवाल भी है। हमें खुद से ये सवाल पूछना होगा, इस प्रोग्राम की कामयाबी का म्यार क्या है? क्या किसानों की आमदनी में 5% इजाफा काफ़ी है कि इस प्रोग्राम को मुल्क भर में फैलाया जाए, या हमें कम से कम 15% इजाफे की ज़रूरत है ताकि ये लागत के मुकाबले में मौसर साबित हो? यही फैसला हमारे MDE की बुनियाद बनता है। और ये स्लाइड ये एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ दिखा रही है। MDE और सैंपल साइज का ताल्लुक सीधा साधा नहीं है, ये नॉन लीनियर है। अगर आप एक छोटे असर को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको बहुत बड़े सैंपल की ज़रूरत होगी। मिसाल के तौर पर, अगर आप अपने MDE को आधा करते हैं, यानी 10% के बजाय 5% असर को पकड़ना चाहते हैं, तो आपको अपना सैंपल साइज 4 गुना बढ़ाना पड़ेगा, 4 टाइम्स। ये वसाइल के हवाले से एक बहुत बड़ा और अहम फैसला है। चलें अब अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। अब तक हमने सादा डिज़ाइन की बात की, लेकिन हकीकी दुनिया में, ख़ास तौर पर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में, हम अक्सर अफराद का नहीं बल्कि पूरे गिरोहों जैसे गांवों, स्कूलों या क्लिनिक्स का इंतखाब करते हैं। इसे क्लस्टर डिज़ाइन कहा जाता है और ये सैंपल साइज के हिसाब किताब को बिल्कुल बदल कर रख देता है। क्लस्टर डिज़ाइन में एक नया प्लेयर आ जाता है, इंट्रा क्लस्टर कॉरिलेशन या ICC। ये इस बात का पैमाना है कि एक ही क्लस्टर के लोग आपस में कितने मिलते जुलते हैं। अगर एक गांव के तमाम किसानों के हालात, ज़मीन और मौसम एक जैसे हैं तो उनमें वेरिएंस कम होगा और ICC ज़्यादा होगा। इसका मतलब है कि हर नए फ़र्द से हमें बहुत ज़्यादा नई मालूमात नहीं मिल रही, क्योंकि वो अपने पड़ोसियों जैसे ही हैं। इसलिए हमें ज़्यादा क्लस्टर्स की ज़रूरत पड़ती है। और इसका असर आपकी सोच से कहीं ज़्यादा हो सकता है। हमारी पिछली मिसाल को ही ले लें। एक सादा डिज़ाइन के लिए हमें शायद 2000 किसानों की ज़रूरत थी, लेकिन अगर हम गांव की सतह पर क्लस्टरिंग कर रहे हैं और वहाँ ICC की कदर सिर्फ 0.05 भी है, तो इसी पावर और MDE के लिए हमें तकरीबन 18,000 किसानों का सर्वे करना पड़ेगा। ये 9 गुना इजाफा है। ये दिखाता है कि क्लस्टरिंग को नज़रअंदाज करना कितना खतरनाक हो सकता है। तो क्लस्टर डिज़ाइंस के लिए सबसे अहम उसूल ये है, स्टैटिस्टिकल पावर का इन्हिसार क्लस्टर्स की कुल तादाद पर ज़्यादा होता है, ना कि हर क्लस्टर के अंदर मौजूद अफराद की तादाद पर। 20 गांव में हर एक से 100 लोगों का सर्वे करने से कहीं बेहतर है कि 100 गांव में हर एक से 20 लोगों का सर्वे किया जाए। ज़्यादा क्लस्टर्स का मतलब है ज़्यादा डाइवर्सिटी, कम स्टैंडर्ड एरर और ज़्यादा काबिले भरोसा नताइज।
اب ہم ان عملی خطرات اور عام غلطیوں پر بات کریں گے جن کی وجہ سے مطالعہ اکثر کم طاقتور یعنی انڈر پاورڈ رہ جاتے ہیں اور ان کے نتائج غیر حتمی یا گمراہ کن ہوتے ہیں۔ یہ جاننا بہت ضروری ہے تاکہ ہم اپنے ڈیزائن میں ان سے بچ سکیں۔ یہ وہ عام جال ہیں جن میں اکثر جائزے پھنس جاتے ہیں۔ سب سے بڑی غلطی تو پاور کیلکولیشن کرنا ہی نہیں ہے، لیکن اگر کی بھی جائے تو اکثر کلسٹرنگ کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، جس کا نتیجہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ کتنا بڑا ہو سکتا ہے۔ ایک اور عام مسئلہ ہے غیر حقیقی MDE رکھنا۔ اگر ہم فرض کر لیں کہ ہمارا پروگرام آمدنی کو دوگنا کر دے گا تو ہمیں کم سیمپل چاہیے ہوگا، لیکن اگر اصل اثر صرف 10% ہوا تو ہماری اسٹڈی بری طرح انڈر پاورڈ ہوگی۔ اسی طرح اگر لوگ پروگرام میں پوری طرح شرکت نہ کریں، جسے لو کمپلائنس کہتے ہیں، یا وقت کے ساتھ سروے چھوڑ جائیں یعنی ایٹریشن، تو ہمارا افیکٹو سیمپل سائز کم ہو جاتا ہے اور پاور بھی گر جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اتنی ساری باتوں کے بعد اب اس آخری حصے میں ہم کچھ عملی مشوروں، اصولوں اور ان سافٹ ویئر ٹولز پر بات کریں گے تاکہ آپ ان کانسیپٹس کو اپنے کام میں مؤثر طریقے سے لاگو کر سکیں۔ اگر آپ کو جلدی سے ایک اندازہ لگانا ہو تو یہ ایک بہت کارآمد فارمولہ ہے۔ یہاں N ہر گروپ یعنی ٹریٹمنٹ اور کنٹرول کے لیے مطلوبہ سیمپل سائز ہے، اور MES یعنی منیمم ایفیکٹ سائز آپ کے MDE کو اسٹینڈرڈ ڈیویشن سے تقسیم کر کے حاصل کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر MES کی قدر مثبت 0.5 ہے تو آپ کو ہر گروپ میں 64 افراد کی ضرورت ہوگی، لیکن اگر آپ 0.1 جتنا چھوٹا اثر پکڑنا چاہتے ہیں تو آپ کو ہر گروپ میں 1600 افراد چاہیے۔ یاد رہے کہ یہ سادہ ڈیزائنز کے لیے ہے، لیکن یہ ایک بہترین سٹارٹنگ پوائنٹ ہے۔ اس کے علاوہ کئی بہترین سافٹ ویئرز جیسے اسٹاٹا، R اور آپٹیمل ڈیزائن موجود ہیں جو پیچیدہ کیلکولیشنز کر سکتے ہیں۔ 3IE کا ایکسل پاور کیلکولیٹر بھی ایک آسان ٹول ہے۔ آخر میں منصوبہ بندی کرتے وقت ان نکات کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں۔ پاور کیلکولیشن صرف ایک مرکزی نتیجے کے لیے نہ کریں بلکہ تمام اہم آؤٹ کمز کے لیے کریں۔ ہمیشہ 10 سے 15% اضافی سیمپل کا مارجن رکھیں، کیونکہ کچھ لوگ جواب نہیں دیں گے یا دستیاب نہیں ہوں گے۔ اور ایک بہت اہم بات، اگر آپ مختلف گروہوں جیسے مرد اور خواتین کے لیے الگ الگ نتائج دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کی منصوبہ بندی شروع سے کرنی ہوگی۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے سیمپل میں مردوں اور عورتوں دونوں کی تعداد اتنی ہونی چاہیے کہ ان پر الگ الگ تجزیہ کیا جا سکے۔ یہ ایسا ہے جیسے آپ ایک کے بجائے 2 چھوٹے مطالعے کر رہے ہوں۔ تو اس پورے تجزیے کا خلاصہ ان 3 جملوں میں کیا جا سکتا ہے۔ پہلا، پاور آپ کے مطالعے کی ایک حقیقی اثر کو پکڑنے کی صلاحیت ہے، یعنی اس کی کامیابی کا امکان۔ دوسرا، سیمپل سائز وہ بنیادی عنصر ہے جو اس پاور کا تعین کرتا ہے۔ اور تیسرا، اور یہ بہت اہم ہے، اگر آپ کے ڈیزائن میں کلسٹرنگ شامل ہے تو یہ حساب کتاب کے پورے کھیل کو بدل کر رکھ دیتی ہے۔ اس قیمتی معلومات کے ساتھ اب سوال یہ ہے کہ آپ اسے اپنے اگلے پروجیکٹ میں کیسے استعمال کریں گے۔ یاد رکھیں، ایک مضبوط اور معتبر جائزہ ایک مضبوط شماریاتی بنیاد پر ہی کھڑا ہوتا ہے۔ اثرات کے جائزے کے طریقوں کے بارے میں مزید جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیں۔ دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔